हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। आप बता देंगे सारे लोग कैसे हैं। एक बार क्लास को लाइक करेंगे सभी लोग, शेयर करेंगे क्लास को और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। एग्जामपुर एंड टेट एंड टीचिंग बाय एग्जामपुर दोनों चैनल को, आप दोनों चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, दोनों को आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे। हाँ, सभी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हाँ चलेगा। आप सभी आ गए तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपसे करनी थी, और बात ये थी, पहले तो आ जाओ फिर मैं बात शुरू करता हूँ। बात ये थी आपसे कि आज हमारा जो चैप्टर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अगर हम आकार को देखेंगे, इस चैप्टर का आकार बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। अगर हम 3-4 दिन अगर इस चैप्टर को पढ़ते रहें तो भी ख़त्म नहीं हो पाएगा, लेकिन इतना लंबा हमें नहीं खींचना है, क्योंकि आपको इतना लंबा हमें नहीं खींचना है, क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि आपको याद कितनी चीज़ें हो पाती हैं और किन चीज़ों को आप समझ पाते हैं। मैं बहुत सारा कराने की आपको कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं इस चैप्टर की PDF भी आपको दे दूँगा। मांगना मत कि सर कब कब, जितनी जल्दी हो सकता है, जितनी जल्दी हो सकता है इस चैप्टर की PDF आपको दे दी जाएगी। ये एकमात्र चैप्टर होगा जिसकी PDF, क्योंकि इसके महत्व को देखते हुए और इसके आकार को देखते हुए, और ये टफ भी है थोड़ा सा याद कर पाना, क्योंकि इसके इतने सारे नाम होते हैं इस घराने में, बहुत सारे, मुझे भी याद नहीं हुए सारे ना। और क्योंकि मेरे पास तो खैर उतना टाइम भी नहीं कि मैं हमेशा इसी को याद करता रहूं, तो सारे तो मुझे भी याद नहीं है, और उन जो याद नहीं है तो उनसे क्वेश्चन आता भी नहीं है। भाई 700-800 नाम आप भी याद नहीं कर सकते, मैं भी याद नहीं कर सकता। इसमें कोई अपने लिए कोई तारीफ वाली बात नहीं है कि मैं कह दूं कि 700-800 नाम मैं याद कर सकता हूं और ये नाम पता कर सकता हूं कौन सा किस घराने से है। तो 700-800 का तो सवाल ही पैदा नहीं है। 60-70 हैं मेनली जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और उनमें से 10-15 ऐसे हैं जो फेमस हैं और फेवरेट हैं यूपी के, जिनसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। 10-15-20 कम से कम ऐसे हैं। ठीक है, तो हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, जितने भी हम लोग हम कर पाते हैं। आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दो, और मैं देख लेता हूं कि सभी जगह हमारी क्लास चल गई है कि नहीं चल गई है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को शेयर कर देंगे और जुड़ जाएंगे हमारे साथ। क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे हमारे साथ। और आज हम संगीत घराने की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं संगीत कला पर। भारत में अगर हम लोग संगीत कला की बात करें, किस में बात करें, भारत में अगर हम लोग संगीत कला की बात करें, तो भारत में ये संगीत कला की शुरुआत भारत में होती है उत्तर वैदिक कालीन से। कहाँ से होती है, भारत में संगीत कला की शुरुआत होती है उत्तर वैदिक कालीन से। उत्तर वैदिक काल से भारत में संगीत कला की शुरुआत होती है। और इसमें एक हमारा एक कह सकते हैं कि एक ग्रंथ होता है, इसको हम सामवेद कहते हैं। एक वेद होता है, एक क्या होता है, एक वेद होता है जिसे हम सामवेद के नाम से जानते हैं। और इस सामवेद में क्या है, संगीत के बारे में बताया गया है। इस वेद से भारत में संगीत के इतिहास के बारे में पता लगता है। लेकिन माना यह जाता है कि चाहे आपका उत्तर वैदिक काल हो और चाहे उसके बाद का भी काल हो, तो इस समय जो संगीत का हम लोग इस्तेमाल करते थे, उत्तर वैदिक काल प्राचीन इतिहास की हम लोग बात कर रहे हैं, इस समय हम जो संगीत का इस्तेमाल करते थे वो ज़्यादातर अपने धार्मिक कार्यों में किया करते थे। कैसे किया करते थे, धार्मिक कार्यों में किया करते थे। तो संगीत का हम लोग जो प्रयोग करते थे, इस्तेमाल करते थे, वो ज़्यादातर धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था। धीरे धीरे संगीत का विकास होने लगा। बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने संगीत को एक उच्च स्तर पर पहुंचाया। बहुत सारे हमारे जो वाद्य यंत्र थे उनको डेवलप किया, उन्होंने उनको विकसित किया। गायन की बहुत सारी शैली उन्होंने डेवलप की। तो धीरे धीरे संगीत धार्मिक कार्यों के साथ साथ हमारे लौकिक जीवन में भी आने लगा, हमारे आधुनिक जीवन में भी, हमारे दैनिक जीवन में भी प्रवेश करने लगा। और वर्तमान में आप हाल देख ही रहे हैं कि भाई अगर हम बाइक भी चला रहे हैं तो भी हमारे कान में ईयरफोन ही रहेगा। क्या कर रहे हैं, अगर बाइक भी चला रहे हैं, बाइक राइड भी कर रहे हैं, तो भी हमारे कान में ईयरफोन रहेगा। तो आज के हालात तो आप देख ही रहे हो। शुरुआत में संगीत का धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल होता था। धीरे धीरे जब इसका विकास और ज़्यादा हुआ तो इसका इस्तेमाल हम किस में करने लगे,
इसका इस्तेमाल हम हमारा जो लौकिक जीवन है, हमारा जो आधुनिक जीवन है, हमारी जो दुनिया है आजकल की, उस सब में हमारा संगीत का इस्तेमाल हम लोग करने लगे और इसका इंजॉय करने लगे, इसका आनंद उठाने लगे। बात करते हैं हम लोग भारत में। भारत में एक मुनि थे जिनका नाम था भरत मुनि। क्या थे? जिनका नाम था भरत मुनि। एक मुनि थे जिनका नाम था भरत मुनि और इन्होंने एक नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखा था? एक नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक को भारत में संगीत का बाइबल कहा जाता है। इस पुस्तक को भारत में क्या कहा जाता है? संगीत का बाइबल कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। पहले तो नाट्य शास्त्र का संबंध संगीत से है और किसी से नहीं, ठीक है? किससे है? संगीत से। और इस पुस्तक की रचना भरत मुनि ने की और इसे संगीत का बाइबल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? संगीत का बाइबल कहा जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे, संगीत का बाइबल कहा जाता है। ठीक है भाई? पढ़ेंगे। हाँ, हम माइक ऑफ था, कोई बात नहीं, सॉरी। तो उसके बाद हम लोग मध्यकाल की ओर आते हैं और मध्यकाल में एक कवि हुए थे। मध्यकाल में एक कवि हुए थे जिनका नाम था क्या? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का संगीत के क्षेत्र में काफ़ी कुछ योगदान है। हम लोग इनकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अमीर खुसरो की बात करेंगे। हाँ, आप लोग साउंड के बारे में बोल रहे होगे, मैंने सुन लिया है और देख लिया है। साउंड अब आ रहा है, परेशान मत होइएगा। साउंड अब आ रहा है, ठीक है? साउंड क्या हो रहा है? आ रहा है, तो परेशान मत होइएगा, ठीक है? आ रहा है भाई, साउंड आ रहा है, आ रहा है साउंड। आ गई ना? हमें भाई तो दो मिनट, एक मिनट से चिल्ला रहा हूं कि सर आ रहा है, परेशान मत होइएगा, आ रहा है साउंड, ठीक है? तो हम लोग बात कर रहे थे अमीर खुसरो की। इस अमीर खुसरो की अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में। कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में, ठीक है? 1253 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1253 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटियाली में हुआ था। पटियाली में इनका जन्म हुआ था, पटियाली में, ठीक है? हाँ, इनका जन्म हुआ पटियाली में। पटियाली वर्तमान में पड़ती है कासगंज जनपद में, कासगंज डिस्ट्रिक्ट में, कासगंज डिस्ट्रिक्ट में। इन्होंने ऐसा क्या किया था कि जिसके कारण से इनका इतना ज़्यादा नाम है। बहुत सारा नाम है इनके इतिहास में, संगीत के क्षेत्र में, मध्यकाल के क्षेत्र में, मध्यकालीन इतिहास में इनको बहुत बार याद किया जाता है। तो इन्होंने किया था कि जो ईरानी और फारसी राग हुआ करते थे, ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या किया? ईरानी और फारसी राग जो हुआ करते थे, ईरानी फारसी राग जो हुआ करते थे, इन राग में भारतीय राग मिक्सचर किए इन्होंने। इन रागों में भारतीय राग को मिलाया और नए नए राग तैयार किए। इन्होंने क्या किया? इनमें भारतीय प्रचलित रागों को मिलाया और उनसे अनेक राग तैयार किए। तो इन्होंने ईरानी फारसी रागों में भारतीय रागों को मिलाकर अनेक मधुर नए, भारतीय रागों को मिलाकर अनेक नए राग तैयार किए। इसलिए इनको याद किया जाता है, इसलिए इनको याद किया जाता है। भारत में कव्वाली की शुरुआत भी लगभग इन्हीं के समय से हुई। कव्वाली जैसे मधुर राग को इन्होंने शुरू किया, तरासा को शुरू किया इन्होंने, नक्शे गुल को इन्होंने शुरू किया, झूमर ताल को इन्होंने शुरू किया। तो बहुत सारे राग, तरासा को, नक्शे गुल को इन्होंने शुरू किया, नक्शे गुल को इन्होंने शुरू किया और आपके झूमर ताल को इन्होंने शुरू किया, झूमर ताल को इन्होंने शुरू किया। साथ के साथ न केवल इन्होंने राग तैयार किए, न केवल इन्होंने राग तैयार किए बल्कि गायन शैली भी इन्होंने तैयार की और साथ के साथ इन्होंने वाद्य यंत्र तबला को तैयार किया, तबला का आविष्कार भी इन्होंने किया।
क्या किया, तो इन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया है संगीत के क्षेत्र में। इन्होंने संगीत के क्षेत्र में बहुत कुछ योगदान दिया है। इन्होंने ईरानी फारसी रागों में भारतीय रागों को मिक्सर करके अनेक मधुर राग तैयार किए और इसीलिए इनका इतना ज़्यादा नाम है। इन्होंने अनेक मधुर कव्वाली, तरासा, नक्शे गुल, झूमर ताल जैसे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने तैयार की। साथ के साथ इन्होंने तबला जैसे वाद्य यंत्र को भी भारत में तैयार किया। इसका आविष्कारक माना जाता है, तबला का इनको आविष्कारक माना जाता है। तबला का इन्होंने आविष्कार किया। हाँ जी, तबला का इन्होंने आविष्कार किया। साथ में इन्होंने ध्रुपद गायन शैली का भी, ये मैंने कई बार बताया है, साथ के साथ इन्होंने क्या किया था, ध्रुपद गायन शैली का भी आविष्कार किया। ध्रुपद गायन शैली का भी आविष्कार किया। हाँ, गायन शैली का भी इन्होंने आविष्कार किया। साथ के साथ इन्होंने खड़ी बोली को बहुत ज़्यादा प्रचलित करवाया। खड़ी बोली के विकास में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनको भारत का तोताए हिंद भी कहा जाता है। इनको भारत का क्या कहा जाता है, तोताए हिंद भी कहा जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें एक बार फिर से मैं रिपीट कराऊंगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तोताए हिंद कहा जाता है। समझो, ये थे अमीर खुसरो। ये क्या थे, अमीर खुसरो। इनका जन्म हुआ 1253 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ, पटियाली, कासगंज के पटियाली जनपद में। कुछ भाई जरूर एटा बता रहे हैं, तो एटा 2007 से पहले होता था पटियाली जनपद एटा। 2007 में इस जनपद का विभाजन हुआ और कासगंज अलग हो गया और पटियाली तहसील होती थी कासगंज एटा की, और ये तहसील किसके हिस्से में आ गई, आपके कासगंज के हिस्से में आ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पटियाली कासगंज में इनका जन्म हुआ। ईरानी फारसी रागों में इन्होंने भारतीय रागों को प्रचलित किया और अनेक मधुर राग तैयार किए। कव्वाली की शुरुआत इन्होंने की, तरासा, नक्शे गुल, झूमर ताल की इन्होंने शुरुआत की, ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार किया, तबला का आविष्कार किया, खड़ी बोली का इन्होंने विकास किया और इनको इसीलिए भारत का तोताए हिंद कहा जाता है, तूतियाए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपके अमीर खुसरो के द्वारा की गई, इसीलिए इतने ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे आते हैं हम लोग। तो ये क्या था, आगे आते हैं हम लोग, घरानों की बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, घरानों के जो भी, जिस घराने से संबंधित जो भी है, उन सब की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। आप पीडीएफ रख लेना, रख मत लेना, कम से कम नोट करना। आप क्या करना, कुछ लोग कह रहे हैं कि 1223 में इनका जन्म हुआ था। 1223 में आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा वो गलत है। ठीक है, 1223 में जो लोग कह रहे हैं ना, वो मुझे पता है उन्होंने कहाँ से पढ़ा होगा। हाँ, 1213 नहीं है, 1223 नहीं है भाई। अरे परेशान मत हो यार, 1223 नहीं है, 1253 ही होगा। आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा, मैं उस पुस्तक का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आपने, मुझे पता है कहाँ से पढ़ लिया होगा, उसमें टाइपिंग मिस्टेक है वो 1223 की। ठीक है, 1223 नहीं होगा। ठीक है, इनके गुरु का जन्म औलिया साहब का 1236 में हुआ। तो गुरु से बड़े थे क्या ये, मुझे बताओ। निज़ामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे, उनका जन्म 1236 में हुआ। तो 1236 में उनका जन्म हुआ, तो 1223 में कैसे हो जाएगा इनका। ठीक है, 1253 सही होगा। मैं करा रहा हूँ ना, करेक्ट कराया मैंने। चलेगा, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, इसके साथ साथ इसी मध्यकाल की अगर हम बात करें तो जौनपुर के एक शासक हुआ करते थे, सुल्तान हुसैन शाह सरकी। कौन हुआ करते थे, जौनपुर के एक शासक हुआ करते थे। जौनपुर के शासक
जौनपुर के शासक, क्योंकि सल्तनत काल में जौनपुर कुछ समय के लिए स्वतंत्र करा लिया गया था। बाद में सिकंदर लोदी ने ज़रूर इसको दोबारा दिल्ली सल्तनत में मिलाया, तो कुछ समय के लिए जौनपुर को स्वतंत्र करा लिया गया था। तो जौनपुर के एक शासक हुआ करते थे हुसैन शाह सरकी। कौन हुआ करते थे? हुसैन शाह सरकी। इन्होंने कव्वाली की धुन पर बड़ा ख्याल नामक, कव्वाली की धुन पर बड़ा ख्याल का प्रचलन का प्रवर्तन किया। बड़ा ख्याल, कव्वाली की धुन पर, कव्वाली जो होती है ना, कव्वाली की धुन पर इन्होंने बड़ा ख्याल एक गायन शैली, बड़ा ख्याल एक गायन शैली होती थी, इसकी शुरुआत की। ठीक है, बड़ा ख्याल, ख्याल एक गायन शैली होती है, ख्याल गायन शैली, ध्रुपद गायन शैली, ये सब क्या होती हैं? ख्याल गायन शैली। इसका इन्होंने शुरुआत की। किसने? हुसैन सरकी ने, हुसैन शाह सरकी ने। ठीक है, जौनपुर के शासक हुआ करते थे हुसैन शाह सरकी, इन्होंने इसकी शुरुआत की। हुसैन शाह सरकी ने कव्वाली की धुन पर बड़ा ख्याल नामक गायन शैली की शुरुआत की। ठीक है। आगे अगर हम इसके विकास की बात करें तो अदारंग, सदारंग नामक दो संगीतज्ञ हुए हैं, इन्होंने इसका विकास भी किया, बड़ा ख्याल नामक गायन शैली की। ठीक है, अदारंग और सदारंग, अदारंग व सदारंग। ठीक है, अदारंग व सदारंग नामक दो संगीतज्ञ हुए, इन्होंने इसका विकास किया। इन्होंने क्या किया? विकास किया। अब हम आते हैं घराने पे, और सबसे पहले हम बात करते हैं आगरा घराने की। किसकी बात करते हैं? आगरा घराने की। तो आगरा घराने की जब हम बात करें तो आगरा घराना हमेशा से ध्रुपद ख्याल गायन शैली के लिए प्रसिद्ध रहा है। आगरा घराना मुगल काल से लेके अब तक की अगर बात करें तो ये ध्रुपद व ख्याल गायन शैली का, ध्रुपद व ख्याल गायन शैली का के लिए प्रसिद्ध रहा है आगरा घराना। आगरा घराना की अगर हम लोग बात करें तो अगर हम बात करें कि इस आगरा घराने के संस्थापक कौन थे, आगरा घराने के संस्थापक कौन थे, जहां से ये शुरू होता है, तो श्याम रंग और सरस रंग, इन दोनों को याद रखेंगे। श्याम रंग व सरस रंग, श्याम रंग व सरस रंग इस आगरा घराने के संस्थापक थे। इस आगरा घराने का कहते हैं कि सूत्रपात ही इनके समय से हुआ, श्याम रंग और सरस रंग के ज़माने से। ठीक है, श्याम रंग व सरस रंग के ज़माने से इस आगरा घराने का सूत्रपात हुआ है, शुरुआत हुई। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग अलखदास को भी मानते हैं। क्या मानते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि अलखदास भी इसके संस्थापकों में शामिल थे। अलखदास और एक आपके मलूकदास। ठीक है, तो ये चारों नाम आप याद रखेंगे। अगर ये भी पूछा जाता है कि सरस रंग किस घराने से थे, मलूकदास किस घराने से थे, अलखदास या सरस रंग, श्याम रंग, ये सभी किस घराने से थे, तो भी आप इसको कर पाएंगे। तो भी क्या है, इसको आप लोग कर पाएंगे। हाँ, श्याम रंग, नैना सिंह बता रही हैं श्याम रंग व सरस रंग, बिल्कुल सही, श्याम रंग व सरस रंग। अगर इसकी प्रसिद्धि की बात करें तो मैंने बताया ध्रुपद के लिए, धमार के लिए और ख्याल के लिए। ध्रुपद के लिए, किसके लिए? ध्रुपद गायन शैली के लिए, धमार गायन शैली के लिए और ख्याल गायन शैली के लिए, और ख्याल गायन शैली के लिए आगरा घराना प्रसिद्ध रहा है। आगरा घराने की एक दूसरी शाखा भी रही है, एक दूसरी शाखा भी रही है आगरा घराने की, जिसे हम कव्वाल बच्चा घराना भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम कव्वाल बच्चा घराना भी कहते हैं। एक दूसरी शाखा रही है, दो शाखाएं रही हैं आगरा घराने की, तो दूसरी जो शाखा रही है इसे हम कव्वाल बच्चा घराना भी कहते हैं। कव्वाल बच्चा घराना भी रहते हैं। ये आपकी ख्याल गायकी के लिए और ठुमरी के लिए प्रसिद्ध था। क्या था? ख्याल गायकी के लिए और ठुमरी के लिए प्रसिद्ध था, दूसरी जो शाखा थी आपके आगरा घराने की। आइए कुछ नाम लिख लेते हैं आगरा घराने से संबंधित। सबसे पहले आते हैं आपके फैयाज खान। कौन आते हैं? फैयाज खान आगरा घराने से संबंधित थे। कौन थे? फैयाज खान आगरा घराने से संबंधित थे। आते हैं आपके पंडित विशंबर दीन। कौन आते हैं? पंडित विशंबर दीन। हाँ, पंडित विशंबर दीन, विशंबर दीन, विशंबर दीन। भास्कर बुबा बाबले। कौन? भास्कर बुबा बाबले भी इसी से आते हैं। ठीक है, भास्कर बुबा बाबले। अता हुसैन खान भी इसी से आते हैं। किससे आते हैं? अता हुसैन। ये नाम याद रखना मुश्किल लग रहा होगा ना, और इसके लिए कोई ट्रिक भी नहीं हो सकती। कैसे ट्रिक आप याद रखोगे बताओ? ठीक है, फैयाज खान, पंडित विशंबर दीन, भास्कर बुबा बाबले, अता हुसैन खान, स्वामी बल्लभ दास। ठीक है, स्वामी
वल्लभ दास, हाँ इधर लिखता हूँ, स्वामी वल्लभ दास। ये याद रखना आसान काम है ही नहीं, लेकिन याद रखने पड़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट मैं आपको पीडीएफ में दूंगा वो भी आप वो कम से कम जरूर याद रखेंगे, ठीक है। स्वामी, हाँ स्वामी वल्लभ दास, क्या हो जाएगा, स्वामी वल्लभ दास। केजी गिंदे, केजी गिंदे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है आपका, केजी गिंदे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर रखेंगे। केजी गिंदे कम से कम आप याद रखेंगे। फैयाज खान आप याद रखेंगे, ठीक है। पंडित विशंबर दयाल, पंडित विशंबर दीन आप याद रखेंगे, ठीक है। और आपके केजी गिंदे, केजी गिंदे के साथ थे आपके कल्लन खान, कौन थे, कल्लन खान। तो कल्लन खान को भी आपको याद रखना है, ठीक है। कल्लन खान, ये सभी क्या थे, आगरा घराने के बहुत महत्वपूर्ण गायक थे, आगरा घराने के बहुत महत्वपूर्ण संगीतज्ञ थे। आज क्या हुआ, कहाँ गए भाई, पीडीएफ कहाँ मिलेगा अभी नहीं बताऊंगा मैं, कहाँ मिलेगा, समझ आ रहा है आपको, पढ़ लो भाई, ठीक है। हाँ आगे हम लोग चलते हैं। ख्याल गायकी व ठुमरी के लिए अगर मैं बात करूं तो रहमत खां, मोहम्मद खां और आपके सादिक अली। ख्याल गायकी व ठुमरी के लिए अगर बात करूं मैं, ख्याल गायकी जो कबाल बच्चा घराने से आते थे, इसकी दूसरी शाखा थी, उसमें आते थे आपके रहमत खां, सादिक अली, ठीक है। रहमत खां, सादिक अली, रहमत खां, सादिक अली आपके दूसरी ब्रांच से आते थे इसकी। ख्याल गायकी व ठुमरी के लिए प्रसिद्ध थे ये। ख्याल गायकी व ठुमरी के लिए प्रसिद्ध थे आपके, किसके लिए, ख्याल गायकी व ठुमरी के लिए प्रसिद्ध थे। ये इसकी दूसरी ब्रांच से आते थे, जिसे हम कबाल बच्चा घराना कहते थे। एक और शाखा थी इसकी, क्या कहते थे इसको हम, कबाल बच्चा घराना। तो कबाल बच्चा घराने से ये लोग आते थे, सादिक अली, रहमत खां। इसी आगरा घराने का ही दूसरा पार्ट था ये, क्या था, आगरा घराने का ही दूसरा पार्ट था। चलिएगा आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ तक समझ आया। अच्छा हाँ, कह रहे हैं कि सर आज क्रिकेट है, वाह शाबाश, मैं समझ गया, लेकिन क्रिकेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है भाई साहब, क्या है, क्रिकेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, इंडिया तो जीत गई, 200 से ज़्यादा रन बन गए भाई, इंडिया तो जीत गई, अब क्यों उसमें अपना टाइम वेस्ट करना है, टाइम अगर लगाना है तो इधर लगाओ ना, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं और आगे बात करते हैं हम लोग लखनऊ घराना की। किसकी बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं लखनऊ घराना की। तो लखनऊ घराना की अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये होती है अवध के जो नवाब थे, क्या थे, अवध के, जिन्हें हम अंतिम नवाब कहते हैं, बाजिद अली शाह, बाजिद अली शाह के समय से, क्योंकि बाजिद अली शाह खुद एक संगीतज्ञ थे, क्या थे, खुद एक संगीतज्ञ थे बाजिद अली शाह। और इनको, किसको, बाजिद अली शाह को कथक का प्रवर्तक, कथक का आश्रयदाता भी माना जाता है। कथक को विकसित करने में इनका बहुत सारा योगदान है, किसका, बाजिद अली शाह को। तो लखनऊ घराने की शुरुआत जो होती है, किसकी, लखनऊ घराने की शुरुआत जो होती है वो होती है आपके बाजिद अली शाह से, बाजिद अली शाह से। बाजिद अली शाह अवध के नवाब थे, लखनऊ के नवाब थे, और ये खुद एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, क्या थे, एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे बाजिद अली शाह। इन्होंने अपने दरबार में जो कथक के बहुत अच्छे जो डांसर थे, प्रसिद्ध थे, कथक के जो नर्तक थे, कथक के जो ज्ञाता थे, बिंदादीन जैसे लोग, इनको अपने यहाँ पर रखा। तो ये कथक के आश्रयदाता रहे हैं, कथक को इन्होंने क्या किया, विकसित किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कथक को इन्होंने क्या किया, बहुत सारा विकसित किया। कथक के विकसित होने में बहुत सारा योगदान है बाजिद अली शाह का, ठीक है, बाजिद अली शाह का। इनके शासन काल को अवध की कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनके शासन काल को अवध की जो कला थी, क्या थी, अवध की जो कला थी, संगीत कला थी, उसका स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे जहांगीर के काल को मुगल काल का, जहांगीर के समय को मुगल काल की चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, उसी प्रकार से, क्योंकि जहांगीर भी खुद एक चित्रकार था, कहता था कि मैं किसी भी व्यक्ति का फोटो एक बार दिखा दो, हूबहू छाप दूंगा, या कहता था कि मुझे एक फोटो दिखा दो किसी चित्रकार के द्वारा बना हुआ, मैं बता दूंगा ये किसने बनाया है। वो इतना बड़ा चित्रकार खुद को बताते थे। तो उसी प्रकार से क्या थे, बाजिद अली शाह खुद एक क्या थे, एक अच्छे संगीतज्ञ थे, और इसीलिए संगीत कला का स्वर्ण काल कहा जाता है इनके समय को। इनके समय को क्या कहा जाता है, अवध का, भारत का नहीं, अवध का, ठीक है, अवध का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। अवध की कला का, अवध की संगीत कला का स्वर्ण काल माना जाता है बाजिद अली शाह के शासन काल को। किसको माना जाता है, बाजिद अली के, हाँ राहुल जी बाद में बता दूंगा मैं, ठीक है भाई, बाद में
बता दूंगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। और यहाँ के जो प्रसिद्ध जो लोग रहे हैं, प्रसिद्ध संगीतज्ञ रहे हैं आपके लखनऊ घराना के, आपके लखनऊ घराना के सबसे पहला नाम आता है विंदादीन। किसका नाम आता है? विंदादीन। सबसे प्रमुख नाम है इसमें विंदादीन। विंदादीन की अगर मैं बात करूं तो कोदऊ, हाँ, विंदादीन के बाद अगर मैं बात करूं तो आपके कोदऊ सिंह, छज्जू सिंह, ठीक है, सॉरी, हाँ, कोदऊ सिंह और छज्जू खां, हाँ, कोदऊ सिंह, छज्जू खां, नवाब कासिम अली, नवाब कासिम अली, लिखते जाना, ठीक है, क्योंकि लिखोगे नहीं। बिंदादीन, हाँ, लखनऊ घराना के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। और यहीं से हमारा क्या शुरू होता है? कथक के अच्छे जानकार थे, अच्छे ज्ञाता थे आपके विंदादीन। कथक के क्या थे? अच्छे ज्ञाता थे आपके विंदादीन। इसके बाद अगर हम बात करें तो सूरज खां हो सकते हैं, इसमें दूल्हे खां हो सकते हैं, गुलाम हुसैन हो सकते हैं, रहीमन बाई हो सकती हैं, सराफ बाई हो सकती हैं, छन्नोबाई हो सकती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या थे? बहुत सारे लोग, ठीक है। रहमन बाई, रहमन बाई आपके लखनऊ घराने से संबंधित थी। कहाँ से थी? लखनऊ घराने से संबंधित थी। जयसुख बाई, ठीक है, जयसुख बाई भी आपके लखनऊ घराने से संबंधित थी, ठीक है। सराफो बाई, सराफो बाई भी कहाँ से थी? आपकी लखनऊ घराने से, ठीक है। और छन्नो बाई कहाँ से थी? आपकी लखनऊ घराने से। तो ये सभी लोग क्या थे? लखनऊ घराने से संबंधित थे, लखनऊ घराने से संबंधित थे। इनके साथ साथ गुलाम हुसैन भी आपके लखनऊ घराने से ही संबंधित थे, लखनऊ घराने से ही संबंधित थे। बहुत सारे यहाँ से किसी का भी नाम पूछा जा सकता है और लगातार ये नाम पूछे जाते रहे, लगातार ये नाम पूछे जाते रहे हैं। इसी लखनऊ घराने में अगर बात करूं तो एक प्रसिद्ध हुआ करते थे सादिक अली खां, जो कि बीड़ा के लिए जाने जाते हैं, बीड़ा बजाने के लिए जाने जाते हैं, सादिक अली खां। तो ये भी पूछा गया है कि सादिक अली खां किस से संबंधित थे, या क्या बजाते थे, या किस से संबंधित थे। तो बीड़ा वादक थे इसी घराने के प्रसिद्ध, बीड़ा वादक थे इसी घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ सादिक अली, ठीक है। हाँ, बीड़ा वादक थे इसी घराने से संबंधित सादिक अली खां, बीड़ा वादक सादिक अली खां, सादिक अली खां वीणा वादक थे, ठीक है, वीणा वादक थे। इसके बाद अगर मैं सारंगी वादक की बात करूं, जो सारंगी में फेमस थे, अली खां। सारंगी वादक की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? सारंगी वादक की बात करूं, सारंगी वादक की, तो सारंगी वादक थे इस घराने से अली खां, ठीक है। अली खां प्रसिद्ध सारंगी वादक थे। क्या थे भाई? अली खां प्रसिद्ध सारंगी वादक थे। तबले में जो तबला बजाते थे मोदू खां और बख्शू खां। क्या थे? मोदू खां प्रसिद्ध तबला वादक थे इस घराने के। प्रसिद्ध तबला वादक की अगर मैं बात करूं, प्रसिद्ध तबला वादक की अगर मैं बात करूं तो आपके मोदू खां, कौन से थे? मोदू खां थे, ठीक है। मोदू खां प्रसिद्ध तबला वादक थे। और कथक की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि विंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और आपके अच्छन महाराज, ये कथक से बहुत प्रसिद्ध थे, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। कौन? आपके शंभू महाराज, ठीक है, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज। और इन सबसे पुराने थे आपके कौन? विंदादीन। कौन थे? विंदादीन, ठीक है। तो ये सभी क्या थे? प्रसिद्ध। ये शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज कई बार आपके पूछे गए हैं। कालका महाराज, अच्छन महाराज भी पूछे गए हैं। क्या पूछे गए? कालका महाराज, अच्छन महाराज, ठीक है। कालका और अच्छन, ये सभी क्या पूछे गए हैं? ये पूछे गए हैं कि किससे संबंधित थे और किस घराने से संबंधित थे। तो शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन और कालका जी, तो कहाँ से थे ये सभी? ये थे, क्या हुआ? सिद्धार्थ राजपूत बता रहे हैं कि खुर्शीद अली खां, तो बिल्कुल सही है भाई, खुर्शीद अली खां।
हिंदी की क्लास चल तो रही है भाई, 8 से 9 हिंदी की क्लास थी यार, आपको नहीं मिली होगी फिर। 8 से 9 हिंदी की ही क्लास थी भाई। याद कैसे करते हैं भाई, मुझे भी नहीं पता याद कैसे करते हैं, और सच बात तो ये मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत सारे लिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि संपूर्ण जानकारी ज़रूरी होती है, ठीक है। मुझे खुद बहुत ज़्यादा नहीं याद, इंपॉर्टेंट जो 30-40 पूछे जाते हैं वो आप याद कर लेना, और ज़्यादा भी नहीं, 20-25 मैं PDF में आपको हाईलाइट कर दूंगा कि ये कम से कम आप याद कर लेना। क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कभी गलत होगा, लेकिन फिर भी अगर उसका मन है, क्योंकि सिलेबस तो पूरा है ना, उसका मन है, उसने ज़्यादा करा दिया, ज़्यादा बढ़ा दिया, तो इसीलिए मैंने आपको लिखवा दिए हैं। लेकिन बहुत कम नाम ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पूछा ज़रूर जाता है घराने से, एक क्वेश्चन घराने से ज़रूर आएगा, एक क्वेश्चन नृत्य से ज़रूर आएगा। किससे आएगा? नृत्य से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, घराने से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, एक क्वेश्चन धार्मिक स्थल से ज़रूर आता है कि ये मंदिर कहाँ पे है, ये धार्मिक स्थल कहाँ पे है, तो एक क्वेश्चन इससे आता है। तो ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और हमेशा हर पेपर में रहते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन एक आता है प्रदेश के प्रशासनिक विभाजन से, कि जनपद में पूछ लेगा कौन सा बड़ा या छोटा, कौन सा जनपद किस सीमा से, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन वहाँ से होता है, ठीक है। परेशान मत होइएगा, सारे क्वेश्चन आप करके आओगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन आप करके आओगे, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हम लोग किराना घराना की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? किराना घराना की हम लोग बात करते हैं, किराना घराना, ठीक है। किराना घराना भी आपका ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? ज़्यादातर ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है आपका किराना घराना। तो याद रखेंगे ना, किराना घराना किसके लिए जाना जाता है? ज़्यादातर आपकी ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है किराना घराना, ठीक है भाई। किराना घराना किस लिए? ख्याल गायकी के लिए, ठीक है। हाँ, किराना घराना, ठीक है, किराना घराना आपकी ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है भाई। किसके लिए? ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है आपका किराना घराना, ठीक है, ख्याल गायकी के लिए। किराना घराना कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर। कहाँ पर? मुजफ्फरनगर, क्योंकि हो सकता है किराना से आप न समझ पाओ। किराना घराना कहाँ पे आपका? मुजफ्फरनगर, ठीक है। इसकी बात करें कि इसके संस्थापक कौन हैं? संस्थापक कौन है? बंदे अली खां। कौन है? बंदे अली खां इसके संस्थापक हैं। कौन है भाई? बंदे अली खां इस किराना घराना के संस्थापक हैं, ठीक है भाई। किराना घराना के संस्थापक कौन है? बंदे खां। अब्दुल वहीद खां, अब्दुल वहीद खां इस घराने से प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं। कौन है आपके? अब्दुल वहीद खां, इसको याद रखेंगे, अब्दुल वहीद खां, ठीक है। अब्दुल वहीद खां, अब्दुल वहीद खां और करीम खां। और कौन आपके? करीम खां, ठीक है। और कौन है आपके? करीम खां इस घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं। काले खां, नन्हे खां, ठीक है, काले खां भी आपके, ठीक, काले खां भी और नन्हे खां भी। और कौन? नन्हे खां, ठीक है। काले खां, ये काले खां इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। काले खां इंपॉर्टेंट है, काले खां, नन्हे खां पूछा गया है। काले खां किस घराने से संबंधित हैं? तो आपके काले खां, नन्हे खां सभी किससे हैं? किराना घराना से। एक और इम्पॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको, गंगूबाई हंगल, ये पिछले अभी के किसी एग्जाम में पूछा गया है। गंगूबाई हंगल, ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। गंगूबाई हंगल आपकी इसी किराना घराना से संबंधित हैं। गंगूबाई हंगल, इनके साथ एक और सरस्वती राड़े, सरस्वती राड़े भी आपकी किराना घराना से संबंधित हैं। एक और अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट, भीमसेन जोशी। कौन? भीमसेन जोशी। ये भीमसेन जोशी भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कम से कम आप ये नाम तो याद रख पाओ, ये नाम तो आप याद रख पाओ। अगर सारा कुछ याद नहीं कर पाओ तो सारा तो मुझे भी याद नहीं है, नाम तो 1000 से भी ज़्यादा होंगे, 1000 से भी ज़्यादा, तो सारा तो किसी को याद नहीं है, मुझे खुद याद नहीं है। उसका एक छोटा सा पार्ट बस मुझे याद है, और उसका भी एक छोटा सा पार्ट आप याद कर लो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? भीमसेन जोशी। क्या हो जाएगा? भीमसेन जोशी किराना घराना से, काले खां, गंगूबाई हंगल
गंगूबाई हंगल, सरस्वती राड़े और एक बालकृष्ण बुबा। बालकृष्ण बुबा हालांकि पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा नहीं गया। भीमसेन जोशी तो याद रखना पड़ेगा आपको, भीमसेन जोशी तो आपको याद रखना। इनके साथ साथ एक और है हीराबाई बड़ौदकर। हीराबाई बड़ौदकर भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, हीराबाई बड़ौदकर भी इंपॉर्टेंट हैं। वैसे मैं वही लिखा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से भी दो चार एक दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भीमसेन जोशी पक्का पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा। तो हीराबाई बड़ौदकर भी आप याद कर लेना। इस किराना घराना के ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हीराबाई बड़ौदकर, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, काले खां, इन चारों को कम से कम ज़रूर याद रख लेना। अब आप कहोगे कि सर इसके अलावा रह कौन गए, तो बहुत सारे रह गए। प्रभा अन्य भी हैं, सरस्वती राड़े भी हैं, बालकृष्ण बुबा भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर छूट गए, जिनको मैंने नहीं कहा कि आप याद करो, लेकिन याद करना चाहिए। बालकृष्ण बुबा, प्रभा अन्य, सरस्वती राड़े, बहुत सारे हैं। कम से कम आप 4 को इनको याद रखेंगे, किराना घराना आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, किराना घराना आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, कोई सवाल? अब तो टेंशन नहीं होना चाहिए कि कैसे याद करें, ठीक है, कैसे याद करें, अब इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि थोड़ा स्लो पढ़ाइए। हाँ, इससे भी मतलब क्या, एक एक नाम ऐसे लिखता रहूं, हीराबाई बड़ौदकर है भाई, कैसी बातें करते हो। एक काम करो आप, अगर आप थोड़ा तेज लग रहा है तो जब क्लास खत्म हो जाए ना, थोड़ा सा टाइम निकाल लेना, उसको स्लो कर लेना, ठीक है, स्लो थोड़ा सा कर लेना। हाँ, कह रहे हैं कि सर चकरा गया, सर चकरा गया। कोई बात नहीं, सर टेंशन में चला गया होगा आपके, चलेगा। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, पूछा जाता है कि ये किस घराने से संबंधित हैं। भीमसेन जोशी उसका फेवरेट है, शंभू महाराज उसका फेवरेट है, गंगूबाई हंगल उसका फेवरेट है, ठीक है, किशन महाराज उसका फेवरेट है, ठीक है। तो ये किशन महाराज भी पूछेगा, याद रखोगे, ठीक है, याद रखने पड़ेंगे आपको। आगे चलते हैं हम लोग, अतरौली घराना की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं भाई, अतरौली घराना की बात कर लेते हैं। अतरौली घराना पड़ता है आपके अलीगढ़ जनपद में। कहाँ पर पड़ता है, अलीगढ़ जनपद में, अलीगढ़, हाँ, अलीगढ़ जनपद में आपका अतरौली घराना पड़ता है। और इसके जो संस्थापक हैं इस घराने के, कौन है, इस घराने के जो संस्थापक हैं उनमें है आपके काले खां, कौन है, काले खां और चांद खां, काले खां और चांद खां इस घराने के संस्थापक हैं, काले खां व चांद खां। ये याद रख लेना भाई, अगर रख पाओ तो रख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। काले खां व चांद खां इस घराने के संस्थापक हैं। प्रसिद्धि किसमें है इस घराने की, ध्रुपद धमार में। किसमें, ध्रुपद धमार गायकी में, ध्रुपद धमार गायकी में इस पर, हाँ, ध्रुपद धमार गायकी में इस घराने की प्रसिद्धि है, ठीक है। ध्रुपद धमार के लिए घराना जाना जाता है। इसमें आपके दुल्लू खां, छज्जू खां, दुल्लू खां प्रसिद्ध हैं, ठीक है, दुल्लू खां और छज्जू खां, ठीक है, और छज्जू खां। हाँ, तो संस्थापक से याद रखना, काले खां, चांद खां और आपके दुल्लू खां, छज्जू खां। एक बहुत इंपॉर्टेंट, केसरबाई केरकर, कौन है, केसरबाई केरकर, इनको भी याद रखेंगे, केसरबाई केरकर। ये केसरबाई केरकर कहाँ से हैं, इसी अतरौली घराना से हैं। किशोरी अमोनकर, किशोरी अमोनकर, हाँ जी, किशोरी अमोनकर, ठीक है, किशोरी अमोनकर भी इसी घराने से संबंधित हैं। तो किशोरी अमोनकर को याद रखना, केसरबाई केरकर को आप याद रखना। एक आपकी हैं रत्नाबाई पई, क्या है, रत्नाबाई पई, तो रत्नाकर पई को भी आप याद रखना। और मल्लिकार्जुन मंसूर को याद रखना। किसको याद रखना, रत्नाकर पई, मैं भी नाम भूल रहा हूँ इनका, क्या है, रत्नाकर पई, ठीक है, रत्नाकर पई और, हाँ, रत्नाकर पई और मल्लिकार्जुन मंसूर भी लिख लेना, इसी अतरौली घराना से है। कौन है, मल्लिकार्जुन
मंसूर, ठीक है। हाँ, मल्लिकार्जुन मंसूर, मल्लिकार्जुन मंसूर, ये अतरौली घराना आपका कंप्लीट। इसमें केसरबाई केरकर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केसरबाई केरकर इसमें इंपॉर्टेंट है। रत्नाकर पई, मल्लिकार्जुन मंसूर, दुल्लू खां, छुज्जू खां और काले खां, चांद खां, किशोरी अमोनकर, ये सभी क्या है, अतरौली घराना से। ध्रुपद धमार के लिए ये घराना जाना जाता है। काले खां, चांद खां इस घराने के संस्थापक हैं। ये अतरौली घराना अलीगढ़ जनपद में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? अलीगढ़ जनपद में पड़ता है आपका। मल्लिकार्जुन मंसूर, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है, पीयूष कौशिक, ठीक है, पीयूष कौशिक मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो कांग्रेस के नेता हैं भाई, ठीक है, कांग्रेस के नेता हैं। कह रहे कि जो आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर था उसमें कुछ हटके क्वेश्चन था। एक क्या क्वेश्चन था बताओ? हाँ, कह रहे हैं कि जूनियर असिस्टेंट में सुनील कुमार, भाई बताओ ना क्या था, तो फिर मैं बताता हूं आपको। चलिएगा आगे चलते हैं। आप कमेंट कर देना ऑफलाइन, आप ऑफलाइन कमेंट कर देना जो भी क्वेश्चन था, कल मैं बता दूंगा, क्योंकि यहाँ मैं आपकी कमेंट का नोट का वेट करूंगा। कम से कम 1 मिनट लग जाएगी आपकी कमेंट आने में। आगे चलते हैं, हम लोग बनारस घराना की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बनारस घराना की बात करते हैं, ठीक है, बनारस घराना की बात करते हैं। और अगर मैं बनारस घराना की बात करूँ तो ठुमरी के लिए बहुत जाना जाता है, ठीक है, ठुमरी के लिए जाना जाता है, टप्पा के लिए जाना जाता है, ठीक है, ठुमरी के लिए जाना जाता है, टप्पा के लिए जाना जाता है, कजरी के लिए जाना जाता है, चैती के लिए जाना जाता है, भजन के लिए जाना जाता है, गजल के लिए जाना जाता है, ध्रुपद धमार के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो ठुमरी के ऐसा क्या है जिसके लिए जाना नहीं जाता? सबके लिए जाना जाता है। का बहुत सारे संगीतज्ञ यहाँ से हुए हैं, बहुत सारे। ठुमरी, टप्पा, भजन, कजरी, चैती और आपका भजन, गजल, ठीक है, भजन, गजल और आपका ध्रुपद धमार, सबके लिए जाना जाता है, ठीक है। ध्रुपद धमार सारे संगीतज्ञ यहाँ से मोस्ट टैलेंटेड लोग यहाँ पे हुए हैं। क्या हुए हैं? मोस्ट टैलेंटेड लोग यहाँ पे हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट नाम जो है वो है आपके किशन महाराज का। किसका? सबसे इम्पॉर्टेंट नाम किशन महाराज का। इनको ज़रूर याद रखना, किशन महाराज का, इनका ज़रूर याद रखना। ये किशन महाराज इसी घराना से संबंधित हैं, ठीक है। किशन महाराज किससे हैं? आपके इसी बनारस घराना से संबंधित हैं आपके किशन महाराज। और इसके साथ साथ हम लोग लिख लेते हैं पंडित रामशंकर मिश्र। कौन? पंडित रामशंकर मिश्र। हाँ जी, पंडित रामशंकर मिश्र इसी घराने से संबंधित हैं। पंडित रामशंकर मिश्र इसी ज़्यादातर हाँ, अगर आपको याद ना आए और वहाँ पर कोई पंडित करके लिखा हो तो आप बनारस घराना समझ लेना। पंडित करके अगर वहाँ पे लिखा हो तो आप वहाँ पे पंडित घराने का पंडित करके अगर लिखा हो, पंडित रामशंकर मिश्र वगैरह कुछ ऐसा लिखा हो, जो भी लिखा हो, पंडित लगा हो उनके नाम के आगे, तो आपको अगर याद ना आ रहा हो तो आप बनारस घराना लगा देना। क्या लगा देना? अगर आपको नाम याद ना आ रहा हो तो आप बनारस घराना लगा देना, ठीक है। तो पंडित राम सेवक मिश्र, पंडित शिव सेवक मिश्र, पंडित शिव सेवक मिश्र भी हैं यहाँ पे। क्या हैं? पंडित शिव सेवक मिश्र भी हैं, ठीक है। पंडित शिव सेवक मिश्र भी हैं यहाँ पे। बहुत सारे पंडित लोग हैं यहाँ पे, तो पंडित शिव सेवक मिश्र भी हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपके ज्वाला प्रसाद मिश्र भी हैं यहाँ पे, और राजन साजन मिश्र भी हैं यहाँ पे। राजन साजन मिश्र, ज्वाला प्रसाद मिश्र आपके, ठीक है। राजन साजन मिश्र, राजन साजन मिश्र, ठीक है, पंडित राजन साजन मिश्र। और आगे चलते हैं, ज्वाला प्रसाद मिश्र, ठीक है, ज्वाला प्रसाद मिश्र। कौन से मिश्र? ज्वाला प्रसाद मिश्र। और दूसरे आप क्या आ जाएंगे? छोटी मैना और बड़ी मैना। क्या हो जाएगा? छोटी मैना, बड़ी मैना, ठीक है। क्या हो जाएगा? छोटी मैना, बड़ी मैना। गिरजा देवी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या हो जाएगा? गिरजा देवी ठुमरी और टप्पा गायन शैली की प्रसिद्ध गायिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो गिरजा देवी भी आप याद रखना,
किसे याद रखना है? गिरजा देवी याद रखना, ठीक है। गिरजा देवी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिरजा देवी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रसूल बाई, क्या हो जाएगा? रसूल बाई। तो गिरजा देवी और किशन महाराज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस घराने से, ठीक है। किशन महाराज और गिरजा देवी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। राजन साजन मिश्र लिख लेना, ठीक है। हाँ जी। टीजीटी की क्लास कब से? बहुत जल्दी। DSSB के लिए हम सरप्राइज लेके आने वाले हैं। DSSB के लिए हम लोग सरप्राइज लेके आने वाले हैं। सरप्राइज नहीं बल्कि बहुत कुछ आपको मिलेगा DSSB के लिए। क्वेश्चन पूछा है किसी भाई ने, बता देते हैं हम लोग। संडे को आपको बहुत कुछ बताया जाएगा। संडे को आपकी लाइव चर्चा रहेगी। क्या रहेगा? संडे को आपकी लाइव चर्चा रहेगी आपके फेवरेट टीचर से, जो भी DSSB में आपको पढ़ाने वाले हैं। आपके साथ लाइव चर्चा रहेगी। TGT PGT दोनों की क्लास शुरू होने जा रही है हमारे पास, ठीक है। टेट एंड टीचिंग बाई एग्जामपुर पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नाम जो यहाँ पर छूटा हुआ है वो है सितारा देवी। क्या है? एक इंपॉर्टेंट नाम जो यहाँ पर छूटा हुआ है वो है सितारा देवी। तो गिरजा देवी और सितारा देवी क्या हो जाएगा? गिरजा देवी और सितारा देवी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको भी याद रखेंगे, ठीक है। आप इनको भी याद रखेंगे। गिरजा देवी, ठीक है। हाँ, सितारा देवी भी। हाँ, तो याद रखेंगे इनको भी। बाकी का आज हमारा हम गिरजा देवी सितारा देवी कई बार पूछे गए, ठीक है। सर मंगल ग्रह पर ये तंज कस रहे हो, मैंने कहा ना DSSB पर। देखो सुनो इधर, आपका एग्जामपुर क्या क्या लेके आ रहा है? DSSB लेके आएगा, TGT DSSB PGT भी लेके आएगा। सुपर टेट भी धमाकेदार क्लास शुरू होने जा रही है। यूपी टेट का एनालिसिस आप खुद बैठ के कर लेना और हमारी क्लासेस का बैठ के कर लेना, ठीक है, कि हमने क्या पढ़ाया और क्या एग्जाम में आया। एग्जैक्ट हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन एग्जाम में आए, एग्जैक्ट। ऐसे नहीं GS में होता क्या है कि हमने कंसेप्ट पढ़ा दिया, उससे तो क्वेश्चन आएंगे आएंगे। क्वेश्चन जो बोर्ड पे लगे थे वही एग्जाम में थे, आपने खुद महसूस किया होगा। नहीं तो जिन्होंने पेपर दिया वो दूसरों को बताएं इस बारे में। तो सुपर टेट भी शुरू कर रहे हैं और इस बार CTET UP टेट अभी से शुरू कर रहे हैं। हम लेट नहीं करेंगे, अभी से CTET UP टेट शुरू कर रहे हैं। भाई तुम मंगल ग्रह की बात कर रहे हो, मंगल ग्रह का एग्जाम होने तो मंगल ग्रह पे छोड़ो, बुध ग्रह पे अगर क्लास न दी हमने तो कहना, बुध ग्रह पे अगर क्लास न दी हमने तो कहना। टेंशन क्यों लेते हो? तंज कसना क्या है इसमें? एक एग्जाम बता दो, अगर कोई एग्जाम होगा हम क्लास देंगे, टेंशन क्यों? BEO बच्चे नहीं आ रहे, 23-24 बच्चे लाइव देख रहे हैं, सच बता रहा हूँ। 23-24 बच्चे लाइव देखते हैं बस, क्योंकि बच्चे होते ही नहीं BEO के एग्जाम में। जो लोग एजुकेशन से ग्रेजुएट होंगे वही फॉर्म भर पाएंगे, बच्चे नहीं है। लेकिन हम 7-6 घंटे क्लास दे रहे हैं, हम अपने महारथियों को उतार के आपको 7-6 घंटे क्लास दे रहे हैं बोर्ड पे। हाँ, 23-24 बच्चे बस लाइव आते हैं, नहीं चिंता इस बात की। अरे 23-24 में से 2-4 तो सेलेक्ट होंगे, 2-4 तो कम से कम नाम रोशन करेंगे। तो मंगल ग्रह पे भी बेटा क्लास होगी, मंगल ग्रह पे भी, परेशान मत हो तुम, ठीक है। UP टेट CTET भी अभी शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात, जिन टीचर्स ने 3-3, 4-4 बार नेट क्वालिफाई किया वो आपको नेट और JRF की तैयार कराएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। UGC नेट की तैयारी कराएंगे। क्या बात कर दी आपने, हैं? छोटा मोटा समझे हो एग्जामपुर को? अब आपका परिवार बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे निकल चुका है, ठीक है, बहुत। और आपकी बदौलत, आपकी मेहनत के दम पे, ठीक है, आपके लिए आगे, मतलब आपके लिए बहुत बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी हम आपको कराएंगे। जो लोग नहीं कर पाते वो अब घर बैठे करेंगे किसी भी एग्जाम की तैयारी, टेंशन मत लो, ठीक है। क्रांति लानी है तो फिर लानी है ना, चारों तरफ से आनी चाहिए क्रांति, सिर्फ एक एग्जाम से क्रांति सुना आ जाएगी? चलेगा, थैंक यू। मिलते हैं कल सैटरडे को एक किसके साथ? लाइव टेस्ट के साथ। ख्याल रखेंगे अपना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।